स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को नदिया जिले के बेथुआडरी में जनसभा को संबोधित कर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, दीदी ने पश्चिम बंगाल को जंगल राज में बदल दिया और भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार बनाकर जंगल राज को जरूर खत्म करेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लाल किला से संबोधन का जिक्र कर कहा कि पीएम मोदी ने कहा कि हम भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, जेल में डालेंगे। वही बंगाल में होगा, यहां जंगल राज खत्म होगा और कमल खिलेगा। मुझे 2-3 बातें बड़े दुख के साथ कहनी पड़ती है कि यहां आवास योजना का पैसा भी खा लिया गया। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि यहां शौचालय का पैसा भी खा लिया गया। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि मनरेगा में भी यहां भ्रष्टाचार हुआ है। ये क्या है? ये बंगाल की हालत क्या बना रखी है दीदी आपने? अभी बता रहे थे, सुकांतो मजूमदार जी बोल रहे थे कि गोरू खा गए, बालूर खा गए, कोयला खा गए, कुछ छोड़ा ही नहीं खाने से, और शौचालय की भी बात कर रहे थे। ये आपके बांग्ला भाषा में ये क्या क्या बोल रहे थे वो भी मैंने सुना। भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ दिल्ली से जयपुर तक देश के नामी रेसलर्स का धरना जारी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय पहलवानों ने लगातार दूसरे दिन धरना दिया। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक ने बुधवार को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था, कोच भी महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण कर रहे हैं। खेल मंत्रालय ने WFI से 72 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। बुधवार को भारतीय कुश्ती में अचानक तूफान खड़ा हो गया। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया समेत करीब 30 पहलवान भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए। संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह और कई कोच के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगे। इसके बाद दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। अब खेल मंत्रालय ने इस मामले में भारतीय कुश्ती संघ से जवाब मांग लिया है। रेसलर्स ने यह भी आरोप लगाया था कि लखनऊ में वुमेन रेसलिंग कैंप का उद्देश्य यौन उत्पीड़न होता है। इस बड़े आरोप के बाद 18 जनवरी से लखनऊ में होने वाला वुमेन रेसलिंग कैंप रद्द कर दिया गया। इस मामले में दिल्ली महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है, जबकि खाप पंचायत और विपक्षी पार्टियां भी इन रेसलर्स के समर्थन में उतर गई हैं। बीजेपी नेता बबीता फोगाट दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन कर पहलवानों के पास पहुंची। हम कल FIR भी लॉन्च करवाएंगे। एक नहीं, कम से कम 5-6 लड़कियां जो भी हैं वो सब FIR करवाएंगी और हम लीगली कोर्ट के थ्रू जाएंगे। लेकिन वो दिन जब आएगा, इतिहास के काले पन्नों में दर्ज होगा। मैं ये एक दावे के साथ बोल सकती हूँ, और हिंदुस्तान में ये होगा। मैं बड़े शर्म के साथ मैं वो बोलना चाहूंगी कि हिंदुस्तान जैसे देश में अगर हम जैसी लड़कियों के साथ ऐसे होगा तो हिंदुस्तान में मैं सोच रही हूँ कि हिंदुस्तान में कोई भी नॉर्मल महिला किसी भी जगह पे सुरक्षित नहीं है। मैं ये एक विश्वास के साथ कल को बोल पाऊंगी कि इस देश में एक बेटी पैदा नहीं होनी चाहिए। खेल मंत्रालय के अधिकारियों के साथ पहलवानों की बैठक भी हुई। पहलवानों की मांग है कि कुश्ती संघ को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए और नए संघ का गठन किया जाए। खिलाड़ियों का कहना है कि कुश्ती संघ में भ्रष्ट लोगों की भरमार है। खेल मंत्रालय के अफसरों के साथ बातचीत के बाद बजरंग, साक्षी और विनेश ने कहा कि मीटिंग में कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। हम इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कोई ठोस पहल करे। रेसलर्स ने यह भी दावा किया है कि हमारे साथ सबूत के साथ 7 लड़कियां खड़ी हैं। पहलवानों ने कहा कि अगर उनकी सुनवाई नहीं हुई तो मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। बोल रहे थे कि कोई सामने आ जाए तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा। जो अध्यक्ष जी ने हमारे ने एक बयान दिया था, पहले तो 1-2 लड़कियां थी, अब हमारे साथ 5 से 6 लड़कियां हैं विद प्रूफ है। तो ऐसी चीज नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं या कोई ऐसा ही। पहलवानों का आरोप है कि संघ के अध्यक्ष और दूसरे पदाधिकारी मनमानी करते हैं, जबकि पदाधिकारियों का खेल की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। बड़े टूर्नामेंट में भी कभी कोच नहीं दिया जाता तो कभी फिजियो नहीं मिलता। विरोध करने और सुविधा की मांग करने पर धमकाया जाता है। बृजभूषण सिंह और कई अन्य पर यौन शोषण का सीधा आरोप है।
गणेश ने कहा कि ब्रजभूषण सिंह और उनके चहेते लड़कियों का शोषण करते हैं। इस बीच 21 से 23 जनवरी के बीच भारतीय कुश्ती महासंघ की आपात बैठक अयोध्या में होगी। इस बैठक में महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह हिस्सा लेंगे। इस बैठक में ब्रजभूषण सिंह पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 दिल्ली। और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पूरे मामले पर कहा कि जो आरोप लगे हैं गंभीर हैं। इसका संज्ञान लेते हुए खेल मंत्रालय ने WFI को नोटिस दिया, 72 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। जो आरोप लगाए वो गंभीर किस्म के हैं और उसका संज्ञान लेते हुए भारत सरकार ने, खेल मंत्रालय ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को नोटिस भी दिया, 72 घंटे के अंदर जवाब भी मांगा है। और इसके अलावा जो कैंप लगना था उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है प्रभावी रूप से। और हम सदा खिलाड़ियों से पहले भी मिलते रहे और आज भी मेरा प्रयास है कि मैं वापस आकर खिलाड़ियों से मिलूंगा ताकि उनकी बात को सुन भी सके और जो उचित कार्रवाई होगी वो भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कर्नाटक के यादगिर को कई सौगातें दी। पीएम मोदी ने कोटिकल में सिंचाई, पेयजल, राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके साथ ही डबल इंजन सरकार होने के फायदे गिनाते हुए कहा कि इससे दोगुना कल्याण और दोगुना विकास होता है। केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी भाजपा की सरकार बने, इसके लिए डबल इंजन की सरकार भाजपा का प्रमुख चुनावी मुद्दा रहा है। कर्नाटक में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। सत्तारूढ़ भाजपा कर्नाटक में मई में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। साथियों, यादगीर एक समृद्ध इतिहास को संजोए हुए है। रट्टीहल्ली का प्राचीन किला हमारे अतीत, हमारे पूर्वजों के सामर्थ्य का प्रतीक है। हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति और हमारी विरासत से जुड़े अनेक अंश, अनेक स्थान हमारे इस क्षेत्र में मौजूद है। यहां उस सुरापुर रियासत की धरोहर है जिसे महान राजा वेंकटप्पा नायक ने अपने स्वराज और सुशासन से देश में विख्यात कर दिया था। पीएम मोदी ने गुरुवार को मुंबई में करीब 38,800 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ये परियोजनाएं आम मुंबई वासियों के जीवन को सीधे लाभ पहुंचाने वाली है। पीएम मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, विकसित भारत के निर्माण में हमारे शहरों की भूमिका सबसे अहम है। वर्ष 2014 तक मुंबई में केवल 10 से 11 किलोमीटर तक मेट्रो चलती थी, लेकिन हमारी डबल इंजन की सरकार ने मेट्रो के काम को अभूतपूर्व गति दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पठानकोट में जनसभा को संबोधित किया। भारत जोड़ो यात्रा का पंजाब में आखिरी दिन है, उसके बाद यात्रा जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाएगी। पठानकोट की इस जनसभा में राहुल गांधी के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी रहे। राहुल गांधी ने अपने भाषण में भाजपा पर निशाना साधा, कहा डर का माहौल बनाकर नफरत फैलाई जा रही है। उन्होंने मीडिया पर भी निशाना साधा, कहा मीडिया हर वक्त प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा दिखाता है। जीएसटी, नोटबंदी और खाद की समस्या मीडिया को नहीं दिखती। बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, किसान तपस्या करता है, देश को भोजन देता है। कुछ ज्यादा सवाल नहीं पूछता, बस ये चाहता है कि इस देश उसकी मदद करे, उसे उसका आदर करे। बाकी लोग बहुत चीजें मांगते हैं, इस देश का किसान कुछ नहीं मांगता। अब बीजेपी ने उनके लिए क्या किया? 3 काले कानून लाए। इन कानूनों से किसानों के दिल में डर पैदा हुआ
या शांति आई? डर पैदा हुआ ना। प्रधानमंत्री बीमा योजना, किसान से पैसा लेते हैं। ये देखो, ये देखिए, किसान से पैसा लेते हैं, बीमा के लिए किसान से पैसा लेते हैं। दिल्ली में कंझावाला कांड के बाद एक और हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को एक कार चालक ने 10 से 15 मीटर तक घसीटा। घटना दिल्ली एम्स के पास की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मैं कल रात दिल्ली की सड़कों पर इंस्पेक्शन करने निकली थी, क्योंकि मैं ये देखना चाहती थी कि जो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं महिला सुरक्षा को लेकर, क्या सच में कुछ बदलाव हुआ है दिल्ली में अंजलि के इंसिडेंट के बाद। तो मैं अकेली खड़ी थी, एम्स बस स्टॉप के ऑपोजिट साइड पे खड़ी थी, और मैंने देखा कि एक एक करके गाड़ियां रुकने लग गईं, बड़ी गंदी हरकतें करनी शुरू करी, जिसपे जब मैंने उसे पकड़ने की कोशिश करी तो तुरंत उसने विंडो ऊपर कर दी और मेरा हाथ गाड़ी के अंदर अटक गया, और उसने एक्सीलरेटर पे बहुत जोर से पैर डाला, जिससे कि गाड़ी एकदम भागी और मैं उसके साथ लटक गई और 10-15 मीटर तक वो मुझे घसीट कर लेकर गया। फिर एक आदमी मेरी टीम का ही वहां पे कूदा और उसने भी चिल्लाया, मैंने भी चिल्लाया, तब जाके उसने मुझे छोड़ा। बात करते हैं जोशीमठ संकट की। भू धसाव के चलते जोशीमठ में हालात लगातार चिंता बढ़ा रहे हैं। GMVN का जो गेस्ट हाउस यहां आने वाले वैज्ञानिकों को ठिकाना बना था, बुधवार को उसमें भी दरारें आने से हड़कंप मचा। आज लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस का JCB की मदद से तोड़ने का काम शुरू हुआ। जोशीमठ में प्रभावितों के लिए राहत शिविर बनाए गए। संस्कृत महाविद्यालय भवनों में बारीक दरारें दिख रही हैं, हालांकि ये पुरानी बताई जा रही है। होटलों को तोड़ने की शुरुआत के बाद अब आवासीय भवनों को ढाए जाने की तैयारी है। इस बीच बुधवार को 8 और परिवारों को राहत शिविरों में ले जाया गया। अब तक 258 परिवारों को सुरक्षा की दृष्टि से शिफ्ट किया जा चुका है। जोशीमठ में भू धसाव नहीं रुक रहा है। अब तक 849 भवनों में दरारें आई हैं। होटल माउंट व्यू और मलारी इन के बाद अब 2 अन्य कॉमेट और स्नो क्रेस्ट होटलों में भी दरारें आई। होटल आपस में मिलने लगे हैं। तहसील भवनों के ऊपरी और निचले हिस्से में भी भू धसाव हो रहा है। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर मिल रही है। घड़साना में पिकअप और ट्रैक्टर में भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में पिकअप सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, और इसी बात से आप टक्कर की भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं। टक्कर कितनी जबरदस्त थी आप इसी बात से समझ सकते हैं कि 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इधर ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल है, उसे घड़साना CHC ले जाया गया है। घड़साना थाना क्षेत्र में धांधु चौराहे पर यह हादसा हुआ है, जहां पिकअप और ट्रैक्टर में टक्कर हो गई। पिकअप सवार 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घायल ट्रैक्टर चालक का इलाज चल रहा है। श्रीगंगानगर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पिकअप और ट्रैक्टर में भीषण टक्कर हुई। ये टक्कर इतनी भीषण थी, इतनी भयावह थी कि 3 लोगों ने, जो कि पिकअप में बैठे थे, पिकअप सवार थे, मौके पर ही उनकी मौत हो गई, दम तोड़ दिया। और अब बात करते हैं बड़ा रेल हादसा टलने की। मुरैना में तेलंगाना एक्सप्रेस से जा रहे यात्रियों में उस वक्त हड़कंप मचा जब अचानक ट्रेन के डिब्बे डिरेल हो गए। दरअसल दिल्ली से झांसी की ओर आ रही तेलंगाना एक्सप्रेस तेज आवाज के साथ महज 14 किलोमीटर के सफर में 2 बार 2 हिस्सों में बंट गई। इससे यात्री डर गए। रेलवे की स्टाफ ने दोनों बार कपलिंग जोड़ गाड़ी आगे बढ़ाई। इससे ट्रेन अपने निर्धारित समय से 1 घंटे की देरी से चली। गाड़ी संख्या 12724 तेलंगाना एक्सप्रेस बुधवार की शाम 4 बजे दिल्ली से झांसी की ओर चली थी। शाम तकरीबन 7 बजे मुरैना से पहले हेतमपुर स्टेशन पर गाड़ी 2 भागों में बंट गई। कपलिंग टूटने की वजह से इसके 3 डिब्बे पीछे रह गए। बाकी इंजन के साथ 21 कोच आगे निकल गए। तकरीबन 50 मीटर आगे जाने पर गाड़ी अपने आप रुकी। किसी तरह कपलिंग जोड़ी, यहां से गाड़ी को आगे बढ़ाया। रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि कपलिंग टूटने की वजह से गाड़ी 2 हिस्सों में बंट गई थी, जिसे जोड़कर गाड़ी आगे बढ़ाई। इससे किसी भी यात्री को नुकसान नहीं हुआ है, न ही रूट प्रभावित हुआ। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। गोवा मुंबई हाईवे पर रायगढ़ के रेपोली में एक कार और ट्रक के बीच भयंकर टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है सुबह करीब 4:45 बजे यानी 4:45 पर यह हादसा हुआ। हादसे में मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी हैं। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, आगे की कार्रवाई में जुटी है।
रायगढ़ के रेपोली क्षेत्र में गोवा मुंबई राजमार्ग पर हादसे की तस्वीरें खौफनाक हैं और इसी से अंदाजा लग सकता है टक्कर के बाद कार के परकच्चे उड़ गए। कार का आधे से ज्यादा हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ, जबकि ट्रक का भी आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। अभी तक मरने वालों की पहचान नहीं हो पाई है। गुजरात के वडोदरा में एमएस यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ने के वीडियो ने फिर से विवाद खड़ा किया है। साइंस फैकल्टी के बॉटनी डिपार्टमेंट में एक छात्रा के नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ, जिससे विवाद के हालात बन गए। कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स से मिली जानकारी के अनुसार कॉलेज कैंपस में पतंगबाजी का कार्यक्रम रखा गया था। इस दौरान दूसरे स्टूडेंट्स पतंग उड़ा रहे थे, वहीं एक मुस्लिम छात्रा क्लास में नमाज पढ़ रही थी। यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता लकुलिश त्रिवेदी ने बताया कि यूनिवर्सिटी ऐसे स्टूडेंट्स की लगातार काउंसलिंग कर उन्हें समझा रही है कि ये एक शैक्षणिक केंद्र है, वो इसे धार्मिक अखाड़ा न बनाए, यहाँ पढ़ाई पूरी करें और आगे बढ़ें। कॉलेज कैंपस में नमाज पढ़ने का ऐसा ही मामला बीते 26 दिसंबर को भी आया था। इस दौरान कॉमर्स डिपार्टमेंट में परीक्षा देने आए 2 लड़के कैंपस में नमाज अदा करते दिखे थे। इस पर कॉलेज में जमकर हंगामा हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद विहिप के कार्यकर्ताओं ने कैंपस में रामधुन और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया था। परिपत्र डीन फैकल्टी ऑफ साइंस ने निकाला। परिपत्र के हिसाब से उनका यह कहना है कि भाई कैंपस में बच्चे पढ़ने के हिसाब से आना चाहिए और कोई भी रिलीजियस एक्टिविटीज कैंपस में करना नहीं चाहिए। सर, ये कब गिरा गया परिपत्र और क्या है इसका मेन उद्देश्य बच्चों के लिए? परसों के हिसाब से गिरा गया। परसों, डेट मुझे अच्छी तरह से याद नहीं, पर शायद परसों। देश में आज भी ऐसे कई इलाके हैं जो सड़क और मुख्य मार्ग से नहीं जुड़ पाए हैं। यही कारण है कि इन इलाकों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए लंबी जद्दोजहद करनी पड़ती है। जरा सोचिए, घर पर किसी महिला को प्रसव पीड़ा हुई, ऐसी स्थिति के लिए बाइक एम्बुलेंस तैयार की गई है। इस बाइक को इस तरह एम्बुलेंस के रूप में तैयार किया गया है जिसमें किसी बीमार इंसान को आसानी से ले जाया जा सके। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के दूर दराज के गांव के लिए बाइक एम्बुलेंस की सुविधा शुरू की गई है। परियोजना अधिकारी शुभम गुप्ता बताते हैं कि गढ़चिरौली में 122 गांव हैं जो मानसून के दौरान कनेक्टिविटी की समस्या का सामना करते हैं। पक्की सड़कों के अभाव में हमने गांव में बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत की है। मरीजों को स्थिरता देने के लिए उनके पास स्ट्रक्चर तक मौजूद है, माफ कीजिएगा, स्ट्रेचर तक मौजूद है। और अब बात उस हेलीकॉप्टर की जो आग के गोले में तब्दील हो गया और इससे भड़के शोलों ने परमाणु युद्ध की चिंगारी को और हवा दे दी। आज आपको नाटो के बॉर्डर पर हुई एक खुफिया मीटिंग के बारे में बताएंगे। साथ ही व्लादिमीर पुतिन के परमाणु बम की नई तस्वीर भी देखने को मिलेगी। लेकिन पहले देखिए, जेलेंस्की का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ या फिर गिराया गया, क्योंकि अब पूरी दुनिया को इसमें भस्मासुर वाला खतरा साफ साफ नजर आने लगा है। कीव के करीब ये आग देखिए, हर तरफ तबाही ही तबाही। नहीं लगता कि यहां कुछ बचा होगा। ये कीव के करीब ब्रोवरी का इलाका है और यहां एक धमाके से पूरा यूक्रेन पूरी तरह से हिल चुका है। ये उस हेलीकॉप्टर का मलबा है जो इस इमारत से टकराया और फिर आग के गोले में बदल गया। इस धमाके में ज़ेलेंस्की का राइट हैंड माने जाने वाले यूक्रेन के गृह मंत्री डेनिस मोनास्टेस्की भी मारे गए। यह ज़ेलेंस्की के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि डेनिस मोनास्टेस्की ज़ेलेंस्की के सबसे करीबी लीडर माने जाते थे। इस ट्रेजेडी ने पूरे यूक्रेन को सदमे में पहुंचा दिया है, क्योंकि इस हेलीकॉप्टर के गिरने को लेकर हादसे से लेकर साजिश वाली कई थ्योरी सामने आ रही हैं। पहले समझिए कि ब्रोवरी में इस हेलीकॉप्टर के साथ क्या हुआ। यह यूक्रेन स्टेट इमरजेंसी सर्विस का Mi-8 हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है। इस हेलीकॉप्टर में यूक्रेन के गृह मंत्री डेनिस मोनास्टेस्की के साथ 8 लोग और सवार थे। हेलीकॉप्टर ऐसा गिरा कि कोई जिंदा नहीं बचा और इसमें उनके डिप्टी मिनिस्टर के अलावा गृह सचिव की भी मौत हो गई। जमीन पर जहां ये Mi-8 हेलीकॉप्टर गिरा, वहां एक स्कूल भी था। पहले हेलीकॉप्टर स्कूल से टकराया और फिर एक इमारत में जा घुसा।
इस हेलीकॉप्टर के गिरने से हुए धमाके में 18 लोगों की मौत हुई है, जिसमें और अब देख लेते हैं प्राइम 25।